बात करें, अपने काम के बारे में बात करें। और एक जो आज देश में ऐसा माहौल है कि हर जगह जर्नलिस्ट पे अटैक हो रहा है, उसके बारे में भी थोड़ी बात करें। तो सबसे पहले मैं बुलाती हूँ लाखन सालवी साहब को, जो कि एक पत्रकार हैं। थोड़ा परिचय दीजिए अपना, फिर संक्षेप में बात। खिचड़ी बनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मैं खिचड़ी हूँ, जर्नलिस्ट हूँ और एक्टिविस्टों के बीच में भी हूँ। तो जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और कई सारे काम, सारा कुछ खिचड़ी है और बातों में भी मैं खिचड़ी ही लाऊंगा। परिचय भी इस पूरी कहानी में होगा। तो आप आंखों में आंखें डालिएगा और कानों को पूरा खोल के इस खिचड़ी को खाकर समझिएगा। मेरा राम जी से निवेदन है कि आप बीच में, जब तक मैं बोलूंगा, आपके 2 मिनट मैंने पूरा सुना ध्यान से, और आप भी 10 मिनट बोलूं मैं या 5 मिनट बोलूं, तब तक पूरा यहाँ रहेंगे। महाराणा प्रताप की धरती पर आप यहाँ हैं। महाराणा प्रताप चाहते, सिटी पैलेस का नाम आपने सुना होगा, वो चाहते तो सिटी पैलेस में रुक सकते थे, जैसे जयपुर के राजा रुके, जोधपुर के राजा ने जैसा किया वैसा वो भी कर सकते थे। लेकिन अभी ये चालू नहीं है, बाकी मैं तस्वीरें बताता गूगल पे कि मायरा की गुफा में वो जाके रहे थे। जीवन बहुत ही दुख में उनका बीता था और उनकी जो पूरे संघर्ष था उसमें आदिवासी थे, घुमंतू थे, मुस्लिम थे, और आज जो आप तमाम लोग हैं डिफेंडर्स, उसमें उन तमाम वर्गों के लोग हैं। और ये मैं दद्दू के लिए भी बात कह रहा हूँ कि दद्दू आप हैं, कैलाश जी को दद्दू कह रहा हूँ, आज से ही मैं दद्दू कहूंगा। कहानी इनकी पुरानी पूरी मुझे मालूम है और यहाँ पे जितने सफेद बाल वाले लोग हैं उनके संघर्षों की कहानियां मैं जानता हूँ। कई सालों से आप लोगों के साथ में काम करता रहा हूँ। नए साथी गौर से सुने। तमाम डिफेंडर्स को सलाम करता हूं, फिर अपनी बात यहां से मैं शुरू करता हूं। हम सब डिफेंडर हैं। हाल ही में मैं गोविंदा इलाके में रहता हूं, मूल से भिलवाड़ा जिले का हूं, और अभी मेरा एक नोवेल पब्लिश हुआ है, जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट। आप अमेजन, ये देखिए, प्रचार करने का भी अच्छा जगह है, हम कर सकते हैं, तो उसे आप पढ़ सकते हैं। जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट में संजय एक है और हम सब संजय हैं और एक दूसरे के लिए हैं। कैलाश जी की कहानी, कैलाश जी ने अपने दोस्तों की कहानी बताई, विवेक जी ने बताई, चाहे और साथियों ने बताई। तो ये सब इनकी अकेले की कहानी नहीं थी, इनके संघर्ष की कहानी थी। उसमें कई तरह के लोग थे, कई साथी थे। तो ये वो संजय हैं, महाभारत वाले संजय, जो वहां की बातों को आज हमारे सामने रख रहे हैं। और चाहे माधव जी हो, चाहे मैं हूं, हम भी एक संजय की भूमिका में ही होते हैं। हम कहानियां लाते हैं और समाज को और सरकार को जगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन संजयों को आजकल, जैसा एक्टिविस्ट के साथ में हो रहा है, जर्नलिस्टों के साथ में भी दमन की नीतियां अपनाई जा रही है। मेरे खिलाफ अब तक 15-20 मामले हो चुके हैं राजस्थान के अलग अलग जिलों में। भिलवाड़ा जिले का मूल निवासी हूं और दलित, आदिवासी एवं घुमंतू अधिकार अभियान, जो कल बंवर जी से आप जुड़े थे, हम लोगों ने साथ में काम किया काफी। जहां कहीं भी एट्रोसिटी होती थी, हमने तय किया था कि हम अभियान में कोई फंडिंग नहीं लेंगे, कोई प्रोजेक्ट नहीं लेंगे, लेकिन जहां कहीं से हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी अत्याचार की, तो हम साथी वहां पर पहुंच के फैक्ट फाइंडिंग करेंगे। एक सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ में बैठे हैं भिलवाड़ा से, महादेव जी रेगर, आप भी उसमें साथ में थे। तो हम कहानियां, कहीं की भी अत्याचार की कहानी जब सुनते, वहां पहुंचते, फैक्ट फाइंडिंग करते, और फिर चाहे सीडीआर की मदद हो, चाहे कैलाश जी की मदद हो, पीयूसीएल की मदद हो, कई तरह के लोग उसमें जुड़ते और हम उसको, उस लड़ाई को जीतने का और उस पीड़ित को न्याय दिलवाने के लिए काम करते थे। तो इस पूरे काम को करते करते सूचना एवं रोजगार का अधिकार अभियान, दलित आदिवासी एवं घुमंतू अधिकार अभियान, इनके साथ काम किया। कोटा, बारा, बूंदी, शहरी आदिवासी इलाके में मैं रहा और 2014 में घूमते घूमते, मतलब घुमंतू प्रवृत्ति हो गई थी, और उदयपुर में आके गोगुंदा जो जगह है महाराणा प्रताप का, जहाँ पे राज तिलक हुआ, उन पहाड़ियों के बीच में मैं वहां रहना लग गया और 2014 से मैं वहां पे रह रहा हूँ। यहाँ आके मैं कुछ समय
एक्टिविस्ट की प्रवृत्ति रही। देखिए, हम इसे अलग अलग करके देखते हैं, जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट। बेसिकली हम 80 के दशक से पहले जाएं तो ये अलग नहीं हुआ करता था। जर्नलिस्ट का काम ही तो यही है, पत्रकारिता वही थी कि एक मुद्दा है, उस मुद्दे पे लिखा जाए और उस मुद्दे का जब तक समाधान नहीं हो तब तक फॉलो अप किया जाए। आप ऐसा ना कर, ऐसे एक्टिविस्ट ऐसा थोड़ी ना करते हैं कि मुद्दे को लिया और छोड़ देते हैं। आज की पत्रकारिता में ये हो रहा है कि मुद्दा आया, लिखा और फिर वो बाढ़ में जाओ, दूसरे दिन उसका फॉलोअप नहीं। बहुत कम मामलों में फॉलोअप होता है। लेकिन एक्टिविस्ट जो आप लोगों का जो काम है, आप लोग कर रहे हैं कि एक मुद्दे को पकड़ा है और उसको एक परिणाम तक ले जा रहे हैं। चाहे अभी अलवर वाले भाई साहब ने, दोसा वालों ने बताया, वो तमाम मुद्दों में कैलाश जी के मामले, वो लंबा संघर्ष चला, लेकिन उसको एक नतीजे पे आप लोग ले गए। वेलाराम जी को मैंने इसलिए ये कहा कि आप पूरा सुनिएगा। अब मैं जो ये कहानी बता रहा हूं, कहानियां बहुत सारी है लेकिन मैं सब नहीं बताऊंगा। एक कहानी ऐसी जिसको हम सब लोग मिलके उस पे समाधान के लिए कुछ कर सकते हैं। और ये जो HRLN नेटवर्क, ये एक आशा की किरण हम सबको नजर आ रही है यहाँ पर कि हम सब मिलके वास्तव में आगे कुछ बेटर कर पाएंगे। तो अखिल जी हो, अदिति जी हो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ पर ये किया। मेरा कहीं बहुत बिजी शेड्यूल था, लेकिन मैं पूरा रुका यहाँ पे क्योंकि हमारा जो आगे का काम है वो कहीं न कहीं हम मिलके ही कर पाएंगे, अदरवाइज वो नहीं हो पा रहा था। तो कहानी ये है, जैसा कि आप क्लाइमेट चेंज की बात और अपन पर्यावरण की बात कर रहे हैं, चारागाह भूमि पर अतिक्रमणों की कई जगह पे बातें हैं और आदिवासी बच्चों को शिक्षा के साथ में बड़ी यहाँ पर जो दुर्गति हो रही है। एक कॉलेज चलता है आदिवासी इलाके में और इन कॉलेजों में जो युवाओं के साथ और परिवारों के साथ गलत हो रहा है, मैं उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। एक कॉलेज है आयुर्वेदिक कॉलेज, और वहां पर सिरोही है, पिंडवाड़ा है, इस इलाके के, पाली जिले के, जोधपुर के और उदयपुर जिले के, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के युवा काफी अट्रैक्ट होके वहां पे जा रहे हैं BMS करने के लिए और नर्सिंग करने के लिए। उनको लग रहा है कि नर्सिंग करके हम जल्दी नौकरी पा लेंगे, BMS करके हम जल्दी नौकरियां पा लेंगे। वहां पर 2-3 लाख रुपए बताया जाता है कि ये फीस है, तो वो किस्तों में और वापस उनको कहीं से स्कॉलरशिप के माध्यम से वापस मिल जाएगी, ऐसे प्रलोभन दिए जाते हैं। तो बच्चे जल्दी से वहां चले जा रहे हैं। जमीनें नहीं है, 50,000 की फीस भरना आदिवासी गरीब परिवार के लिए बड़ा मुश्किल होता है। उनके परिजन अपनी जमीनों को गिरवी रख रहे हैं, अपने जेवर गिरवी रख के पैसे लाते हैं और उन बच्चों का एडमिशन वहां पे करवाते हैं। कुछ केस स्टडी ऐसे ही गोकुंदा में बच्चे घूमते फिरते, एक बात हमारे सामने आई कि वो बड़े परेशान से दिख रहे थे। तो एक युवा मेरे पास उन बच्चों को लेके आया कि इनकी एक पीड़ा है, आप सुनिए। सुन के आश्चर्य हुआ। बच्चों ने कहा कि हमारी अटेंडेंस शॉर्ट कर दी है और किसी की 15, किसी की 14, किसी की 20 अटेंडेंस शॉर्ट है। तो ये जो शॉर्ट है, अगर इनको फुलफिल करना है तो पर अटेंडेंस का 1,000 रुपये देना है। तो अब आपको किसी को 14, किसी को 25,000, किसी को 20,000 रुपये दो तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो पाएगा, अदरवाइज आपका ये पूरा सेमेस्टर गया। तो ये तो बड़ी अलग स्थिति थी। मेरा कोई आइडियल एडिटर यहाँ थे, उन तक बातें पहुंचाई, पर पता नहीं ऊपर की और सेटिंग होगी, वो खबर पे किसी ने ध्यान दिया नहीं। पर मैं थोड़ा जिद्दी, मैंने कहा मुझे तो ये स्टोरी करनी है, ये नहीं करेंगे मेरा एडिटर नहीं छापेगा, मैं कहीं पे भी छपाऊंगा, मैं सोशल मीडिया पे भी डाल दूंगा, कहीं पे करूंगा, लेकिन ये स्टोरी तो मैं करूंगा। फिर ये भी पता चला कि जिस जिस पत्रकार ने इसके खिलाफ लिखा या लिखने की कोशिश करी तो उन सबको कुचल दिया गया, उनके खिलाफ झूठी FIR जो है थानों में करवा दी गई। तो मैं तैयार था, मैंने कहा कि एक FIR अपने खिलाफ भी बनती है, होनी चाहिए। तो मैं एडिटर से और सब एडिटर से बात करके फिर वहां गया। मैंने पहले तो इसका फील्डिंग बैठाया कि इसमें कैसे जाया जाए, अगर मैं जाऊंगा तो सीधे वो FIR करेंगे। तो मैंने मौका देखा, एक CCIM की टीम होती है और यूनिवर्सिटी की टीम होती है जो कॉलेज में जहां बच्चे पढ़ते हैं, तो उसका साल में 1-2 बार इंस्पेक्शन किया जाता है। तो मैंने पता किया जोधपुर राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण यूनिवर्सिटी, तो वहां से पता चला कि एक टीम फलानी तारीख को विजिट के लिए आ रही है। तो मैंने कहा ये मौका अच्छा है, उस टीम के साथ ही क्यों नहीं अंदर घुसा जाए।
तो मैंने कहा अकेला जाना भी ठीक नहीं, एक और पत्रकार को साथ में लिया और हम उस कॉलेज के द्वार पे खड़े हो गए और गाड़ी का हम इंतजार कर रहे हैं टीम का। और एक गाड़ी आई तो हमने सोचा, उसमें एक मैडम थी और एक दो लोग और थे, हमने सोचा कि ये टीम आ गई है। तो उस गाड़ी के साथ साथ हम भी गेट में घुसने लगे तो उनको रोक दिया गया, सुरक्षा गार्डों ने वहीं रोक दिया तो हम रुक गए। पर वो जो दरवाजा था वो जालीनुमा था, मतलब देख सकते हैं अंदर की तरफ। तो गाड़ी रुकी, जैसे ही एक मैम बाहर निकले, मैंने कहा मैम हेलो, वो पास आए। हमने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, आप आज यहाँ क्या करने वाले हैं और हम भी आपके साथ लेना चाहते वगैरह। तो संयोग से मैं उसे जानता नहीं, वो भी हमें नहीं जानती, लेकिन उसने अपने आप को हम तो उससे समझ रहे थे इंस्पेक्शन की टीम की है वो, लेकिन वो उस कॉलेज के संचालक की पत्नी थी। तो उसने हमें कहा कि आप जो है नहीं, वो खुद को अपनी टीम का मेंबर बनाते हुए उसने कहा कि हम तो ये यहाँ पे करेंगे विजिट करने के बाद में जयपुर जाएंगे, वहां पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहां दे देंगे। तो वो बिल्कुल मुझे गांव वाला पत्रकार समझ रही है कि भाई ये तो किसे क्या मालूम होगा। तो वो ऐसे करके प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऐसी चीजों में गए। गाँव में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है इसलिए ना। तो हमने कहा कि ठीक है मैम। तो वो हमारे जो साथी थे, मैं तो कभी किसी का कार्ड लिया नहीं, किसी भी संस्थान में काम किया तो प्रेस कार्ड की मुझे जरूरत थी नहीं और मैंने कभी लिया नहीं, पर मेरे साथियों के साथ में थी प्रेस कार्ड का। तो उसने प्रेस कार्ड के फोटो खींचे और अभी हम बाहर खड़े ही है, वो कह रहे कि हम आपको अंदर नहीं आने देंगे, हम जयपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम बाहर बात कर रहे हैं कि यार क्या करें, कैसे रिपोर्ट मिले। और आज ही तो 6 महीने के इंतजार के बाद आज ही तो मौका मिला है, तो कैसे ही करके आज अंदर तो घुसना है। तो अब मैं जोधपुर के उसके यूनिवर्सिटी के उनसे कोशिश कर रहा हूँ कि कोई किसी तरीके से मुझे परमिशन मिल जाए। परमिशन तो नहीं मिली। थोड़ी देर में कॉल आया मेरे दोनों दोस्तों को कि आप फटाफट यहाँ से फुट लो। तो दोनों पत्रकार, नामी टीवी चैनल के पत्रकार, और वो चले गए। मैंने कहा क्या बात हुई? तो ऑफिस से फोन आ गया। ठीक था, लेकिन मैं तो अड़ियल, मैंने अपना कैमरा चालू किया और मैं पूरा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दी। और वो बात भी उसमें रिकॉर्ड हुई जब वो मैडम हमसे बात कर रही है, हम वो दरवाजे के अंदर है, हम बाहर है, ये भी रिकॉर्ड है। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है डेली राजस्थान, उसके ऊपर कल हम आप सर्च करेंगे तो वो पूरा वीडियो आ जाएगा उसमें। अब ये था कि जब वो टीम आई, अब क्या फील्डिंग करी कॉलेज में देखिएगा। वो टीम क्या क्या देखेगी? वो टीम देखेगी कि आउटडोर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इंडोर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, प्रैक्टिकल यहाँ पे होते कि नहीं होते हैं, स्टूडेंट है कि नहीं है, मरीज कहाँ पे भर्ती है, उनको क्या, सारी चीजें उनको देखनी होती है। पर उस कॉलेज में तो, और मुझे उसी दिन, ये मेरा फेलियर गई है जो भी गई है, लेकिन मुझे भी नहीं मालूम था कि एक कॉलेज को चलाने के लिए अंदर क्या क्या फॉलो करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। उसी दिन मुझे भी पता चला कि इंडोर होना चाहिए, आउटडोर होना चाहिए, पेशेंट होने चाहिए, तब आप कॉलेज चला सकते हैं। मतलब आपका हॉस्पिटल होना चाहिए तो आप कॉलेज चला सकते हैं। तो मैंने सीसीआईएम की, वहीं बाहर बैठे बैठे सीसीआईएम की गाइडलाइन को खोल के फटाफट सारी चीजें पढ़ी। पता चला कि गांव से आज सुबह ही मरीजों को लाया गया है, फर्जी मरीज। कौन लाया? झाड़ू निकालने वाली है हॉस्पिटल में, स्वीपर है, वो है, ये सब सुरक्षा गार्ड है, वो जाके अपने गांव में जाके लोगों को 200-200 रुपए पर डे में मरीज बनाकर लाए हैं और अंदर लेटाया गया है। ठीक था। अब मैंने कहा कि ये भी अपने को नोट करना चाहिए। मैं गांव में गया, लोगों के वर्जन लिए। एक ऐसा भी मिला, उसने कहा कि मेरे को गए साल ले गए थे पर 200 रुपए अभी तक नहीं दिए। मैंने कहा ये भी लाएंगे आपको। तो इस तरीके की पूरी फाइंडिंग करी उसकी। और सीसीआईएम की टीम के सारों के कॉन्टेक्ट नंबर मैंने जयपुर से निकलवाए, उनसे बात करना चाह रहा हूं तो सबने स्विच ऑफ कर दिया, कोई बात नहीं हो पा रही है। फिर मैंने कहा कि अगर मरीज अंदर है और इतना कुछ घोटाला चल रहा है तो फिर यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? तो जिस गांव के मरीजों को अंदर ले जाया गया, माधव जी, मैंने उन प्रधान को, विधायक को मैंने कहा भैया जी आपके गांव के 3 लोग बीमार है, उनकी साता पूछी कि नहीं पूछी, उनका हालचाल पूछा कि नहीं पूछा आपने, क्या हालत है उनकी? वो तो गंभीर बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है तो बीमार है गंभीर, तो आप उनके हालचाल तो पूछो। फटाफट प्रधान आया, सरपंच आया, सब आया, लेकिन कोई अंदर नहीं जा पाया, कोई अंदर नहीं जा पाया। और इसकी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करूं, चलो ठीक है सर। तो ये भी मेरा खत्म हो गया, बहुत ज्यादा प्रमाण। अभी तक हम अंदर नहीं जा पाए उस गेट से, देखिए वीडियो बना। अब हमने कहा कि यार कुछ मरीजों को, हॉस्पिटल है, कॉलेज चल रहा है, हॉस्पिटल भी है,
तो जब हॉस्पिटल है तो मरीज भी तो अंदर जा सकते हैं। तो हमने कुछ लोगों से बात करी और जनप्रतिनिधियों ने कुछ जो मरीज हॉस्पिटल में उस पे गए हुए थे, क्या बोलते हैं, सीएससी में, वहां से कुछ मजदूरों, उन लोगों को कहा कि यार भैया आप लोग अपना इलाज यहाँ कर रहे हैं लेकिन आयुर्वेद में भी तो कराओ, देखिए वहां भी जांच कराओ। और वो लोग भी वहां आए, 5-10 गांव के लोग, तो उनको भी अंदर नहीं जाने दिया। तो ये पूरी स्थिति थी। तो अब सवाल ये उठता है कि ओपीडी वहां नहीं चल रही है, किसी को भर्ती नहीं किया जा रहा है, हॉस्पिटल के रूप में कोई लोग उसको जानते ही नहीं है, तो कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। और वहां पे जो बच्चे सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं, और वो फर्जी डिग्रियां लेके समुदाय को क्या देंगे। वो तो अंततः तो गोकुंदा में जो सीख रहा है या सायरा में सीख रहा है, चाहे डूंगरपुर का खेरवाड़ा का बच्चा जो वहां सीख रहा है, वो क्या सीख रहा है यार, फिर वो खेरवाड़ा में आगे क्या इलाज करेगा। तो इन तमाम सवालों के साथ मैंने उस स्टोरी को किया और उसका ये असर हुआ कि वो खबर नहीं छपी अखबार में। बड़े बड़े संपादक लोग थे, एडिटर, सब एडिटर सब थे, पर उसको कूड़ेदान में डाल दिया। दूसरे दिन मेरे खिलाफ थाने में एफआईआर। वही मैडम जो हमसे बात कर रही थी उसने कहा कि मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसके साथ गलत करने की कोशिश की और ऐसा एलिगेशन लगाया, और सुरक्षा गार्ड के साथ मैंने मारपीट की वगैरह वगैरह करके बहुत सारे एलिगेशन लगाए। और आईटी एक्ट मैंने उस रात, दूसरे दिन सुबह जब वो खबर अखबार में नहीं छपी तो मैंने इसका पूरा वीडियो बना के, भाई मेरा भी तो एक कैरेक्टर बनता है ना, मैं एक पत्रकार के तौर पे वहां मौजूद था, वहां गांव के लोग आए, वहां जनप्रतिनिधि आए, सब कुछ इतना कुछ हुआ, सब देखा। और कल अगर अखबार में खबर नहीं आई तो फिर आप क्या सोचेंगे? तो वही सोचेंगे कि मालिक से सेटिंग हो गई है कुछ। मैंने कहा कि ये मेरे लिए चुनौतीपूर्ण है, मैं स्वाभिमानी हूं यार, इसमें कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने उसका पूरा वीडियो स्टोरी बना के और मैंने डेली राजस्थान चैनल पे चला दी। तो दिन भर में बहुत सारे कमेंट आए और वो वर्ल्ड वाइड फेड लिया वीडियो। तो इनको बहुत बुरा लगा और मालिकों का ये जो पूरा एक ग्रुप था, इन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी, उसको परिवार में लिया गया। और अब मेरे पास आईपीएस के फोन आने लगे, नीचे कोई बात नहीं कर रहा है। और एक आईटी एक्ट में भी, तो आईटी एक्ट में हमारा तो गोकुंदा का थाना जो ऐसा ही सीआई होता है, वहां पे ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे सीआई रैंक का अधिकारी आईटी एक्ट में कार्रवाई कर सकता है। तो वो गोवर्धन विलास उदयपुर थाने को कार्रवाई दी गई, मुझे यहाँ बुलाया गया, अखबार ने हाथ खड़े कर दिए, ये तो हमारा पत्रकार ही नहीं है। अब लखन साल भी गोकुंदा से उदयपुर दौड़ रहा है। लेकिन मुझे जब यहाँ बुलाया गया तो मैंने मेरे सारे जवाब जो इन्होंने एफआईआर में मेरे पे एलिगेशन लगाए थे, उनके सारे लिखित में 10 पेज का नोट मेरा जवाब बना के मैंने कहा ये आप सबमिट करिए। तो जब मैं गया देने के लिए, थानाधिकारी ने, मैं जब बैठने लगा चेयर पे उनके सामने, नहीं आपके ऊपर एफआईआर है ना, खड़े रहिए आप। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने जैसे ही मेरा कागज दिया, 10 पेज दिए, उनको पढ़ा और फिर उन्होंने कहा आप बैठ जाइए, क्योंकि समझ में आ गया पूरा मामला। तो मतलब एक तो होशियारी, समझदारी की जो वो बात है कि भाई मैंने भी कई दोस्तों से की मदद से वो करके वो किया था। अंत में मैंने एक आरटीआई लगाई और इसकी जो इंफॉर्मेशन मांगी उससे दबाव में आया। लेकिन दर्द देखिए, मैं आपका ध्यान इनकी आहट पे, दद्दू ने जो आज आंखें इनकी भर आई, आवाज इनकी जो लड़खड़ाई, शरीर इनका जो कांपने लगा, ये क्यों कांपने लगा? ये तो संघर्ष में तो विजयी रहे हैं, इनके संघर्ष को सलाम है, लेकिन ये डबडबाहट क्यों? इस पे हमें सोचना चाहिए। हमें मिलने की जो है, हमें मिलने की और सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। क्योंकि कई बार ऐसे सब हम जो काम करते हैं ना, हमारे ही बीच के लोग कहते हैं कि ये ज्यादा होशियार बन रहा था। मुझे पत्रकारों ने कहा कि ये ज्यादा होशियार बन रहा था, कि यहाँ पे उसको नहीं करना था जब इतना कुछ हो रहा था। तो और ऐसे हम जब कभी मुद्दे उठाते हैं तो हमारे साथ में भी यही होता है, हमें एक दूसरे की मदद क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों आगे नहीं आते हैं, ये हमें समझना चाहिए। और अब तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा हमारा ग्रुप बनने जा रहा है, हम आगे बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। और ये वाला जो मुद्दा वेलाराम जी हमने बताया है, पता करिएगा, ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने लाख लाख रुपए वहां पे जमा करवा के वो बर्बाद हो गए, नरेगा में काम कर रहे हैं। 5 लोगों की केस स्टडी मेरे पास है। धन्यवाद। धन्यवाद लखन जी। अब मैं माधव को बुलाना चाहूंगी और माधव अपना परिचय अच्छे से देंगे और संक्षिप्त बात है।
नहीं परिचय देने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैं थोड़ा गिल्ट में हूँ। सब लोग 28, 27, 20, 25, 35 केस लेके बैठे हैं, मेरा 0 है। तो उम्मीद करता हूँ जल्दी कोई केस हो तो आपके लिस्ट में आ जाऊँ। और मेरा नाम माधव है, माधव शर्मा। मैं जयपुर में पत्रकार हूँ, पिछले 8 साल से एक्टिव हूँ और रहने वाला मैं बेसिकली धौलपुर में एक सरमथुरा टाउन है, वहाँ से हूँ। पिछले 8 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि पत्रकारिता पे खतरे हैं। इन जैसे लोगों के संघर्ष को लिखना एक संघर्ष है और वो कहीं आप थोड़ा बहुत आ जाता है तो उससे लगता है कि इनको कहीं आवाज़ मिली, लेकिन ऐसा है नहीं। उसका असर बहुत ज़्यादा भी नहीं होता। कहीं कोई लिख देता है, थोड़ा बहुत हो जाता है तो उससे हमें लगता है कि कोई संतुष्टि जैसा कुछ है। लेकिन जो गलत तरह के लोग हैं उनका प्रभाव ज़्यादा है, उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, ये बात माननी पड़ेगी। दूसरी बात, मैं पत्रकारिता पर आता हूँ तो पिछले मतलब कभी मैं नहीं मानता है कभी कोई गोल्डन पीरियड जर्नलिज्म का रहा है भारत में, तो नहीं रहा, लेकिन खतरे अब ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक मुझे नहीं पता कि जो बंदा मेरी अभी तारीफ करके गया है कोई फेसबुक पे, वही किसी फर्जी प्रोफाइल से मुझे गाली भी दे रहा है, ट्रोल जिसको हम कहते हैं। तो विकास संस्थान में चल रही है मानवाधिकारों की ये महत्वपूर्ण बैठक है। 2 दिवसीय वर्कशॉप सेमिनार चल रही है जिसका आप सीधा दृश्य देख रहे हैं। आइए ले चलते आपको पुनः एक बार फिर सेमिनार में, जहां हमारे जर्नलिस्ट पत्रकार अपने विचार रख रहे हैं। अच्छा किया, जिस दिन आपकी खबर छपती अगले दिन उस गली में सड़क बन जाती है। पहली बार था जयपुर की हिस्ट्री में कि 100 करोड़ रुपए शहर की सड़कों के लिए सैंक्शन हुए। तो कुछ ऐसा होता है तो लगता है कुछ बदल रहा है। लॉकडाउन में, पहले लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ, मेरे पास ट्विटर पे कोई मैंने मैसेज देखा कि जैसलमेर और बांसवाड़ा कह रहा हूँ, बाड़मेर साइड में डेजर्ट एरिया में ऊँटों में मेंस कोई बीमारी हुई है। मुझे मेरे उस तरफ कोई जानकारी नहीं थी, 2-4 लोग थे तो मैंने कांटेक्ट किया और संपर्क निकाला तो खबर छाप दी डाउन टू अर्थ मैगजीन में, उनका उस तरह का नेचर है। अगले दिन से पता चला कि पूरा पशुपालन विभाग पूरे डेजर्ट एरिया में डिप्लॉय कर दिया गया है और करीब 3,500 ऊँटों का इलाज हुआ। तो लगता है कि कुछ ठीक हो रहा है इन खतरों के बीच में। बाकी कहने को बहुत कुछ है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि आप लोगों के जो संघर्ष थे HRLN की तरफ से, अगर आपके संघर्षों को कोई किताब का रूप दिया जाए और उसमें अगर हम जैसे पत्रकारों की, लखन जी की, हम कोई कंट्रीब्यूट कर सके किसी भी तरह का, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं चाहता हूँ कि नोट किया जाए प्लीज़, एक बुक के रूप में इनका केस स्टडी जानी चाहिए। और मीना जी को मैं पिछले 4-5-6 सालों से जानता हूँ इनको, लेकिन इनकी कहानी आज पहली बार मैंने पूरी सुनी है। इतना पता था कि केस मुकदमे हैं, अटैक्स हुए हैं, लेकिन पहली बार इमोशनल होकर देखा। सर को भी, सर आपके संघर्षों को सलाम है और आप हैं तभी हम कुछ कहानियाँ ला पाते हैं, वरना हमारा भी कोई अस्तित्व, आप हैं तो थोड़ा बहुत हमारा भी है। तो आप लोग बहुत सारी मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या कहूँ आपको, लेकिन सैल्यूट है आपके। लेकिन बहुत स्ट्रेस कम होता जा रहा है, ये बात मैं भी मानता हूँ, ये आपको पता है। तो कुछ इसको लेके किया जाए कि वो स्पेस जो घटा है उसको वापस से कुछ करें उसके लिए, या क्या हो सकता है मुझे नहीं पता कितना हो सकता है और कैसे हो सकता है, उस पर कुछ अगर निकले तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बाकी मेरे खुद के अनुभव बहुत सारे हैं, मतलब ठीक है, बहुत अनुभव मेरा पत्रकारिता में ज़्यादा नहीं है, 8-9 साल का ही है, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत सारे हुए हैं। बहुत सारे इस तरह से कि जब मैंने डायन प्रथा पे भीलवाड़ा आया था मैं, और मैंने केस खबर लिखने की कोशिश की तो मुझे गांव में एंट्री नहीं मिली, क्योंकि जिनके साथ तारा जी के साथ में गया था, तारा जी ने कह दिया कि हो सकता है हमारे ऊपर अटैक हो जाए।
तो जो विक्टिम थी उनको हमने भीलवाड़ा में किसी दूसरी जगह अपने किसी घर में बुलाया, तब जाके उनकी केस स्टडीज मैंने लिखी और उसको मतलब ठीक है हमें फिर क्या होता है कि हम जब स्टोरी लिख देते हैं और कुछ पब्लिश हो जाता है, कुछ अवार्ड मिल जाता है तो हमारे लिए फ़ायदा होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलता है। वो बदले ऐसा कुछ अब तक की पत्रकारिता में कोई ऐसा मॉडल क्रिएट तो नहीं हुआ, और हो जाए तो बहुत अच्छा है ऐसा। लेकिन लखन जी जैसे पत्रकार जो हैं बिल्कुल गांव में काम करते हैं, इनके पास वो मॉडल है, तो उस कॉन्फिडेंस के साथ जाके वो वहाँ वीडियो बना के भी वो चेंज ला सकते हैं, पत्रकारिता भी करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका भी वो निभा देते हैं, तो वो बदलाव आ जाता है। हम जैसे शहरों में रह के या दिल्ली में रह के वो काम नहीं होता, हम थोड़ा टूरिस्ट बन के आते हैं, 2-4 दिन खबर करके ले जाते हैं, अवार्ड उठा ले जाते हैं, कोई मतलब नहीं होता उस चीज़ का। लेकिन रियल वॉरियर ये लोग हैं। नहीं, ये ऐसा होता है, मैं मान रहा हूँ होता है ऐसा, और इसको एडमिट करने में कोई परेशानी है नहीं, लेकिन फिर भी लगता है तारीफ हो रही है या कुछ थोड़ा बहुत भी बदला है तो वो लगता है कि हमारी जीत है एक तरह से, क्योंकि जब कुछ नहीं हो रहा और कुछ थोड़ा बहुत होता है तो वो एक उम्मीद जगाती है वो चीज़, तो ये उम्मीद जगती रहनी चाहिए, और इस उम्मीद को जगाए रखने में आप जैसे लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है सर। जितना हमसे बन सकेगा उस लौ को जलाए रखने में वो हम कोशिश करेंगे। कुल मिला के दिया जो जल रहा है, इसको आंधी बहुत बड़ी है, इसको इस तरह से पकड़ के सब लोग रखेंगे तो ये जलता रहेगा, और एक दिन आएगा जब वो तूफान हट जाएगा और दिया सबके बिना किसी सपोर्ट के वो जलता रहेगा और बहुत बड़ी लौ में बदलेगा। थैंक यू सो मच। पर एक टिप्पणी करना चाहूँगा, आप कतई चिंतित मत हों कि आप एक दोस्त की तरह आयर काम करने चले गए, लेकिन आप जो लिखते हैं उससे हमें बहुत स्पेस मिलता है। हम जिस मुद्दे को आगे तक लेके जाना चाहते हैं वो वहाँ तक पहुँच जाता है, तो यह हमारी सबसे बड़ी जीत है। मैं जिसे बताऊँ, शराब का मुद्दा हम अभी उठा रहे थे, भंवर और वो लोग आए, मैं हंगर स्ट्राइक बैठा, लेकिन जब पूरे राजस्थान ने उस मुद्दे को पढ़ा तो लोगों ने कम्युनिकेट किया, तो ये बहुत बड़ी ताकत है हमारी। आप बिल्कुल इसको आप अकेला मत समझें, आप लिखते हैं, बड़ा लिखते हैं और पूरे स्टेट में या देश में जाता है, तो ये इससे हमारी ताकत बनती है, हमको संघर्ष को बल मिलता है। थैंक यू। ये होता है, लेकिन इसका फीडबैक सिस्टम जो है ना, हमने लिख दिया, आपकी तरफ से कुछ आया और फिर वो, लेकिन फीडबैक उस तरह से वहाँ तक नहीं पहुँचता, ये कमी है कि ठीक है आपने कोई मुद्दा बताया, हम आपकी मदद से वहाँ चीज़ें करके गए, और वो बदला क्या, वो फॉलोअप वाली बात है कि वापस से हम भी फॉलोअप नहीं कर पाते, या अखबारों के पास या टीवी चैनल को मैं मीडिया मानता भी नहीं हूँ, वो है भी नहीं, थोड़ा बहुत अखबार है और डिजिटल मीडिया जो है वो इसमें डिजिटल मीडिया है, इसीलिए हम जैसे फ्रीलांसर बचे हुए हैं। मैंने अखबार की नौकरी छोड़ी, किसी वजह से नहीं छोड़ी, सिर्फ कुछ अलग तरह का करना था और कुछ बड़ी इनडेप्थ स्टोरीज करनी थी, इसीलिए छोड़ा था, बाकी कोई वो नहीं था। टीवी चैनल में कभी मन ही नहीं किया जाने का, इसीलिए क्योंकि वहाँ स्पेस नहीं है वो उस तरह का काम करने का। तो लेकिन बहुत सफ़र करना है, आप जैसे लोगों का सपोर्ट बनाए रखिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू। आप तो चौथा स्तंभ इसलिए आपकी ड्यूटी करती है। बिल्कुल करेंगे। देखिए साहब, घबराने की बात नहीं। अभी जयपुर से अभी जस्ट खान साहब का फोन आया, ठीक है ना, वो पूरे ट्राइबल एरिया में क्या हो रहा है ऐसे जागृत है, फीडबैक अभी 2 मिनट में उन्होंने और कल वो न्यूज़ को जो एक्चुअल दरअसल से लिंक अप है, एक्चुअल जाएगी बात, कहीं भी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं। माधव को सुन के मुझे लगता है कि इस सेशन का जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ है। वो ये है कि हम सबको एक साथ आकर के अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में काम करना है, और ये बात को हमें भूलना नहीं है। सेशन को अंत करने से पहले मैं कुछ सुझाव जो है वो मैं देना चाहूँगी। शायद ये सुझाव आपको पहले से मालूम होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक बार दोहरा देने में अच्छा रहेगा। देखिए, इनकी जो हमने कहानियाँ सुनी है, इनकी जो तजुर्बे सुने, मुझे लगता है जब हम अगर आप लोगों से सबसे बात करेंगे तो ऐसे तजुर्बे काफ़ी हमारे पास निकल के आएंगे। तजुर्बे देखे जाएं तो 4 तरीक़ों से होते हैं, या तो फर्जी केसेस होते हैं, या जान पे या फिर हमारे परिवारों पे हमला होता है। अरेस्ट बहुत बड़ी चीज़ है जिसको वो लोग यूज़ करते हैं,
और तीसरी चीज़ है और चौथी चीज़ है जो आई कि कई बार हमारी जो नौकरी है उसको भी खतरा रहता है। शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, हमने देखा यूपी में जो डॉक्टर कफील खान थे उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। अलग अलग उनके केस काफ़ी बड़े लगे, लेकिन जो पहली शुरुआत थी वो ये थी कि उनको नौकरी से निकाल दिया गया। अब ये जो 4 तरह के मेजर तरीके से अटैक होते हैं उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। एक चीज़ तो ये है कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके अपने आप जो तजुर्बा है उसको शेयर कर सकते हैं, ताकि जो हमें सुन रहे हैं उनको पता लगे कि वो अकेले नहीं हैं और हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है, हम सब मिल के उस चीज़ से लड़ सकते हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और लॉयर्स अलग अलग तरीके से मैं बताना चाहूँगी कि कर सकते हैं। एक्टिविस्ट से मेरा सबसे बड़ा एक उनके लिए सुझाव है कि अपना जो नेटवर्क है उसको बनाए रखें, और नेटवर्क सिर्फ आपके राज्य से नहीं बल्कि बाहर जो बाकी राज्य हैं उनके साथ भी एक एक्टिविस्ट का नेटवर्क बना के रखिए। उससे काफ़ी फायदे होते हैं। अगर यहाँ पे जब शंभूलाल जी के साथ कुछ हुआ तो उन्होंने फौरन निर्मल जी को कॉल किया और एक जो नेटवर्क था वो एक एक्शन में आया। जब निर्मल जी का अरेस्ट हुआ तो उनका HRLN से बहुत पुराना एक रिश्ता रहा है, तो HRLN का जो पूरा नेटवर्क था वो एक एक्शन में आया और उनको मदद मिली। ये जो नेटवर्क है ये अपने राज्यों से बाहर भी थोड़ा बना करके रखें। और बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि जब ऐसा अटैक होता है बहुत सी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे रिपोर्ट पहुँचाई जा सकती है। उसका एक फ़ायदा होता है कि वहाँ से जब दबाव आता है तो राज्य सरकारों पे या फिर भारत की सरकार पे भी एक थोड़ा दबाव बनता है। तो ये जो नेटवर्क है उसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करिए। और एक मैं बात बोलना चाहूँगी जो मैंने लॉयर्स के लिए भी पहले बोली थी कि समय, हालांकि वो बहुत एक बहुत ही तकलीफ वाला समय होता है, लेकिन उस समय जल्दी चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है, एक्टिविस्ट के लिए भी और ख़ासकर लॉयर्स के लिए भी। आपको मालूम पड़ता है ऐसा कहीं हुआ है आपके नेटवर्क के थ्रू, हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, पता लगता है, आप फौरन एक्शन में आइए और जो लीगल सपोर्ट है उसको आगे बढ़ाइए। लॉयर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है कि जो कांस्टेंट फॉलोअप है वो लॉयर्स का जिम्मेदारी बनता है। जिस पे अटैक हो रहा है उसका बनता है, लेकिन लॉयर्स क्योंकि वो उनका पेशे से उनका फॉलोअप लेने का काम है, तो लॉयर्स को ये चीज़ खास ध्यान में रखनी पड़ती है। कई बार मैंने देखा है ऐसा होता है कि लॉयर्स एक केस को लेके जाते हैं या लीगल एड एकदम से प्रोवाइड करते हैं और फिर वो मामला ठंडा हो जाता है क्योंकि वो उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो ये एक मेरा सुझाव है, प्लीज़ अपना फॉलोअप एज लॉयर्स आप बहुत कॉन्स्टेंटली करते रहिए।